हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल द स्टडी विद एसकेपी। तो देखिए, अब नया एक सीरीज़ है जिसमें हम लोग लूसेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। और लूसेंट्स आपको पता होगा कि कितना इम्पोर्टेंट है कोई भी एग्ज़ाम को लेकर के। जो किसे कहा जाता है कि लूसेंट अगर कोई पढ़ लेना तो फिर उसको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की पीटी में बहुत कम ही दिक्कत होगी। जहाँ भी दिक्कत होगी सिर्फ करंट अफेयर्स को लेकर अगर दिक्कत होगी, अगर जीएस की बात करें तो इसको हम लोग एक सीरीज़ के रूप में पढ़ेंगे। कुछ 2 दिन 4 दिन पे हम इसको पढ़ते रहेंगे। तो इसमें देखिए, जो सबसे पहले अब अगर पन्ने पे पलटेंगे तो आएगा भारत का इतिहास। और इस भारत के इतिहास में देखिएगा तो सबसे पहले जो स्टार्ट होगा वह पन्ने पे कहता है कि उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह महाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। यानी भारत के बारे में कहता है कि उत्तर में, नॉर्थ में हिमालय से पर्वत से लेकर के साउथ में जो महाद्वीप है, यह जो समुद्र तक है, यानी कन्याकुमारी जिसको हम लोग कहते हैं, हिंद महासागर के जो नाम से जानते हैं, यहाँ तक लेकर के जो फैला हुआ महाद्वीप है, इसको हम लोग कहते हैं तो भारतवर्ष के नाम से जानते हैं। अगर महाकाव्य तथा पुराण में इसको देखें, यानी महाकाव्य जो है, भारत में महाकाव्य है, 2 रामायण और महाभारत हैं। और जो पुराण है 18, इसमें अगर देखें तो इसको भारतवर्ष कहा जाता है। इसको भारतवर्ष के नाम से या भारतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा जाता है। यानी कि अगर महाकाव्य और पुराण को देखें तो उसमें जो है भारत का संतान यानी भारतीय के नाम से भारत के लोगों को बुलाया गया है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो कहता है कि भारत एक प्राचीन कबीले का नाम था। यानी कबीला उसको कहते हैं जहाँ पे कुछ रहने वाले लोग एक संगठन के रूप में रहते हैं और वो अपना व्यापार को चलाते हैं। तो उस कबीले का नाम था भारत, यानी जो नाम है एक कबीले का नाम था। यहाँ पे छोटे छोटे कबीले में लोग रहते थे। प्राचीन भारतीय अपने देश को, जो प्राचीन भारत के लोग हैं, अपने देश को जम्बूद्वीप, या हम कहें कि यहाँ पे जामुन जो वृक्ष है उसकी अधिकता थी, जिसके कारण इसको जम्बू द्वीप कहते थे। ठीक है, भारत को जम्बू द्वीप लोग क्यों कहते थे? तो जामुन वृक्षों की अधिकता होने के कारण इसको जम्बू द्वीप कहते थे। ठीक है, प्राचीन ईरानी इसको सिंधु नदी के नाम से जोड़कर देखते थे। प्राचीन जो लोग थे ईरान के, वो लोग सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसको वे लोग सिंधु न बोल करके हिंदू कहते थे। यानी ईरान के लोगों ने सिंधु नदी को पार किया था, जिसके कारण वो क्या कहते थे? तो इसको हिंदू कहते थे। ठीक है, यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया। यानी ये जो पश्चिम वाला इलाका है, टोटल पूरे इलाके में फैल गया, जहाँ पे हिंदू कुछ पर्वत वगैरह है, उससे पार करके वो आए तो हिंदू लोगों इन्होंने नाम लिया। और फिर यही जो नाम है वो पूरे देश के नाम से जाना जाने लगा, है ना। पूरा देश जो है भारत वर्ष के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, या हिंदुस्तान के नाम से जाना जाने लगा। अब हम लोग बात करते हैं तो यूनानी लोग इसको जो है इंदे के नाम से जानते थे। ईरानी इसको क्या कहते थे? इंदे कहते थे, जिसको अरबी भाषा में हिंद कहते हैं। ठीक है, यूनान के लोग इसको इंदी कहते थे, जिसको अरबी भाषा में हिंद कहते हैं। ठीक है, उसके बाद मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द फारसी शब्द हिंदू से बना है। यानी हिंदुस्तान जो बना हुआ है कौन सा चीज़ से बना हुआ है? तो फारसी शब्द से बना हुआ है। यूनानी भाषा में इंडिया के आधार पर अंग्रेज इसको इंडिया कहने लगे। यूनानी भाषा के आधार पर अंग्रेज लोगों ने इसको इंडिया कहा था। ठीक है, अब इसका अगर भौगोलिक विस्तार देखें तो भौगोलिक विस्तार में कहता है कि जो भारत है यह विंध्य पर्वत श्रृंखला है। जो विंध्याचल की पर्वत श्रृंखला है, अगर हम भारत की देखें तो विंध्याचल की जो पर्वत श्रृंखला है ये भारत को 2 भागों में बांटती है। ऊपर वाले को उत्तरी में और नीचे वाले को दक्षिणी में। तो ये जो बांटती है 2 भागों में, ये उत्तर वाले इलाके को इंडो यूरोपीय परिवार की भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। यानी ऊपर में जो है ये इंडो यूरोपीय परिवार की भाषा बोलते हैं और दक्षिण में है द्रविड़ परिवार की भाषा बोलते हैं। ठीक है, ऊपर में इंडो यूरोपीय और नीचे में द्रविड़ परिवार का, यानी दक्षिण भाग को द्रविड़ परिवार और ऊपर में इंडो यूरोपीय। एक याद रखिएगा, आपको याद हो जाएगा, दक्षिण से द्रविड़ परिवार की भाषा दक्षिण में बोली जाती है। अब यहाँ पे एक नोट करने के लायक बात है कि भारत की जनसंख्या का जो निर्माण हुआ है, ठीक है, या जनसंख्या का निर्माण है, जो नस्ल के लोग रहते हैं वो देखिए कौन कौन है। तो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड है सबसे पहला, उसके बाद फेरियो मेडिटेरियन है, उसके बाद काकेसायाड है, और उसके बाद निग्रो क्या नाम है निग्रोयड है, और उसके बाद मंगोलायड है। यानी यह 4-5 तरह के लोग यहाँ पे भारत में निवास करते हैं, हम अगर निवास की बात करें तो। ठीक, उसके बाद आगे अगर हम लोग देखें
तो आगे जो कहता है कि भारत की इतिहास जो है उसको अगर पढ़ने की दृष्टि से हम लोग देखें तो 3 भाग में बांटते हैं। भारत के इतिहास को पढ़ने की दृष्टि से कितने भाग में बांटते हैं? तो 3 भाग में। पहला होता है प्राचीन भारत, दूसरा होता है मध्यकालीन भारत और तीसरा होता है आधुनिक भारत। इतिहास को हम लोग अलग खंड में बांटते हैं। जैसे अगर विश्व इतिहास को पढ़ें तो आध्य ऐतिहासिक होता है, ये सबसे पहला जो होता है प्राक ऐतिहासिक होता है, दूसरा आध ऐतिहासिक होता है और तीसरा ऐतिहासिक होता है, अगर विश्व इतिहास की हम बात करें, पूरे अगर इतिहास को पढ़े तो। लेकिन अगर भारतीय इतिहास को हम लोग देखें तो 3 भाग में हम लोग मेजरली बांट कर पढ़ लेते हैं, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। सबसे पहले जो इस इतिहास को 3 भाग में बांटने का काम किया था उसको नाम था क्रिस्टोफ सेलियरस। इसका नाम क्या था? तो क्रिस्टोफ सेलियरस। यह जर्मन के इतिहासकार थे। जर्मनी जो देश है वहाँ के इतिहासकार थे। इनका जो जन्म है क्रिस्टोफ सेलियरस को, इनका जन्म हुआ था 1638 ईस्वी में और मृत्यु हुआ था 1707 ईस्वी में। याद रखिएगा कि इसी 1707 ईस्वी में औरंगजेब का भी मृत्यु हुआ है। ठीक है, अब आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। ठीक है, फिर मिलेंगे इतिहास की नए वीडियो सीरीज में। प्राचीन इतिहास के वीडियो में हम लोग अब पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास की नए सीरीज में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और किसी लोग को बताइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को पढ़ पाएँ।